हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, द अट्रैक्शन इज़ द रियल प्रूफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग चार्ज्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है तो ही वो अट्रैक्शन बिल्ड करेगा। मान लीजिए हमारे पास ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिवली चार्ज है, और एक हमारे पास ऐसे ही जो कि अनचार्ज है। तो क्या एक हमारे पास यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज मान लेते हैं, हमारे पास ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे। ये तो सबको पता है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है ऑपोजिटली चार्ज वो अट्रैक्ट करेंगे, ये तो अट्रैक्ट हो गए। तो ये तो हो गए स्टेटमेंट सही। क्या ये पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल यस, कर सकता है। जो पॉजिटिवली चार्ज है ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू इंडक्शन। ये इसके अंदर अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज इसको इंड्यूस कर देगा और पोलराइज कर देगा। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर दोनों ही चार्ज होने चाहिए, अगर एक भी ऑब्जेक्ट चार्ज है तो दूसरे को वो अट्रैक्ट जरूर करेगा। तो इसका क्या है, ये गलत है, स्टेटमेंट क्या है, गलत है हमारे पास। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मास ऑफ कितना होगा ऑब्जेक्ट का। तो हमारे पास जो मास होता है वो कितना होता है, मास इज इक्वल टू 9 पॉइंट होता है हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये होता है हमारे पास मास किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज का। तो अगर उसने बोला उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया तो उसका मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सेम रहेगा, क्या उसमें चेंज जाएगा? तो जो अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या करेगा, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो वो करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। बाय कितने नंबर से, बाय n। पॉजिटिवली चार्ज जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा बाय नंबर n। तो उसका जो मास है वो डिक्रीज करेगा। उसका मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बाय नंबर n से। तो हमारे पास अगर पहले 9.11 इंटू जितना हमारे पास मास है तो पॉजिटिवली चार्ज केस में वो डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या आएगा, डिक्रीजेस स्लाइटली बाय फैक्टर ऑफ 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो उसका क्या आएगा, डिक्रीज करेगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड। जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो किस लिए यूज किया जाता है? जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो किस लिए यूज किया जाता है? एक तो वो यूज़ किया जाता है कि चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए, कि चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव क्या है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो ये हो गया। और दूसरा किस लिए यूज़ किया जाता है, वो कि वो नहीं, सॉरी गलत हो गया। जो उसका जो काम होता है, एक तो वो चार्जेस को डिटेक्ट करता है कि चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। पहले वो डिटेक्ट करेगा कि चार्जेस प्रेजेंट है या नहीं है, ये वो करेगा डिटेक्ट। और दूसरा क्या करेगा वो, कि उसका नेचर फाइंड करेगा कि वो चार्जेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये दो काम करता है, पहले चार्जेस को डिटेक्ट करेगा, प्रेजेंस ऑफ चार्जेस देखेगा भी है या नहीं है, और दूसरा करेगा उसका नेचर करेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जो गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप है वो यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एज वेल एज नेचर, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें गोल्ड क्यों यूज किया जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में? जो हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उसमें गोल्ड ही क्यों यूज किया जाता है? उसका रीजन है, जो गोल्ड है वो क्या है, मेलेबल है। गोल्ड इज मेलेबल, दैट इज व्हाई इट यूज इन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मेलेबल मीन्स क्या, इसके हम क्या करते हैं, थिन शीट्स वगैरह, थिन शीट्स क्या है उसकी बना सकते हैं बाय जस्ट हैमरिंग की तरफ से। बाय जस्ट हैमरिंग वी कैन मेक शीट्स ऑफ गोल्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन है लाइट की, जो लाइट की डिफ्लेक्शन है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज। लाइट की जो डिफ्लेक्शन है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसलिए हम यूज़ करते हैं
गोल्ड को, इसलिए हम यूज़ करते हैं गोल्ड को। तो क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास होगा सही इसका, फॉर ऑप्शन बी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। टू इक्वली चार्ज स्फीयर्स अट्रैक्ट ईच अदर। हमारे पास कोई इक्वली चार्ज स्फीयर्स है, मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव रख लेते हैं, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये दो स्फीयर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव, इक्वली चार्ज है दोनों। तो क्या करें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इफ़ दे टच ईच अदर, तो क्या होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर दें तो क्या होगा, मान लीजिए पॉजिटिव था है ना, तो यहाँ पे एक और नेगेटिव है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो इस केस में क्या, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस केस में जब दो पॉजिटिव चार्ज, दो इक्वली चार्ज है स्फीयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद अगर दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ना तो वो अट्रैक्ट करेंगे ना वो रिपेल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जो आपस में आएंगे कॉन्टैक्ट में, तो उस वक्त क्या होगा, वो उनका चार्ज क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज, क्या हो जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, ना तो वो अट्रैक्ट करेंगे ना वो रिपेल करेंगे। सो ना अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, अगर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज टेकन क्लोज टू अनदर अनचार्ज स्फीयर। हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसको हम लिखेंगे एक अनचार्ज स्फीयर के क्लोज लेके, इतना पास लेके, ठीक है। तो ये क्या, अनचार्ज स्फीयर है, ये क्या है, अनचार्ज स्फीयर है। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर is taken close to another uncharged sphere, what will happen। तो इस केस में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है सेम वही करेगा, इसमें नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस कर देगा बाय इंडक्शन। क्या कर देगा, नेगेटिव चार्जेस को क्या कर देगा, वो इंड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, इंड्यूस, नेगेटिव चार्जेस को क्या कर देगा, वो इंड्यूस कर देगा पॉजिटिव चार्ज बाय इंडक्शन। तो उस केस में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो इंड्यूस कर देगी नेगेटिव चार्जेस को दूसरी बॉडी की तरफ, तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगी। इसमें तो पहले तो इंड्यूस होगा, इंडक्शन होगी, उसके बाद क्या होगी, फिर क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, उसके बाद क्या होगी, अट्रैक्शन। पहले इंडक्शन फिर क्या होगी, अट्रैक्शन, पहले इंडक्शन फिर अट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, इंडक्शन अट्रैक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। इंडक्शन अक्कर बिफोर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हाँ बिल्कुल सही है, ये गलत है, अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, आंसर बी, इंडक्शन अक्कर्स बिफोर अट्रैक्शन। पहले इंड्यूस होगा चार्ज, फिर क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा वो। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इंडक्शन अक्कर्स ड्यू टू। अभी इंडक्शन क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। Induction occurs due to the movement of electrons when a positive and or a negative charge body comes close to another body। मान लीजिए हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये किसी और बॉडी के क्लोज आ गई, ठीक है, जब पॉजिटिव मान ली नेगेटिव मान ली, तो क्या होगा, अब जब ये दोनों पास में आएंगी, जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉडी के, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, खुद को करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स जो कि दूसरी बॉडी के हैं, वो क्या करते हैं, खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जो इलेक्ट्रॉन सेकंड बॉडी के वो अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसको, पॉजिटिव को, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। सो क्या इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड बॉडी अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को, और अगर नेगेटिव का चार्ज आया था उसको रिपेल कर देंगे। तो उसका क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इंडक्शन आती है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द रीजन फॉर इंडक्शन। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, अगर a charge is being included to a sphere with the help of another charge sphere, the extent of induction increases if induction क्यों increase करेगी, what is the reason behind it, induction क्यों increase करेगी। अगर दोनों स्फीयर्स को हम क्लोज लेके आएंगे, मान लीजिए ये दो, एक पॉजिटिव है ये चार्ज अनचार्ज है, दोनों को हम क्लोज लेके आएंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को हम
क्लोज लेके आएंगे। क्या करेंगे? क्लोज लेके आएंगे दोनों स्फीयर्स को। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है अनचार्ज स्फीयर के अंदर वो अट्रैक्ट करेंगे इसको जो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे ना, जैसे क्लोज लेके आएंगे दोनों को। तो क्या होगा, इंडक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो क्यों करेगी? जब जो डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर इंक्रीज करेगा, बिल्कुल गलत है, डिस्टेंस दूर चला जाएगा तो इंडक्शन कम हो जाएगी। बट जब डिस्टेंस है दोनों स्फीयर के अंदर जो कम होगा, इन दोनों को हम क्लोज लेके आएंगे तो क्या इंडक्शन क्या है, इंक्रीज करेगी। जब डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर कम होगा, क्लोज लेके आएंगे दोनों स्फीयर्स को, तो क्या होगा, जो इंडक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर सरफेस एरिया। हमारे पास सरफेस एरिया ये है और हमारे पास ये क्या सरफेस एरिया है, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये परपेंडिकुलर और ये सरफेस इस डायरेक्शन में है। ये क्या है, सरफेस के मतलब एक तरह से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, जब एक होता है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज बी एस कॉस थीटा, दैट इज बी एस कॉस थीटा, दैट इज बी एस कॉस थीटा। अब इस केस में क्या, जो नॉर्मल वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, दैट इज परपेंडिकुलर। तो इन दोनों को जो थीटा एंगल है वो क्या होगा, जीरो। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द नॉर्मल वेक्टर इज जीरो, और को इज जीरो। और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, जो कोस जीरो होता है वो इज इक्वल होता है 1। कोस जीरो इज 1। अगर ये 1 है तो ये हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैक्सिमम आएगी, बी एस आएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, मैक्सिमम, ऑप्शन बी। अब 10th क्या, कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या पैरेलल आ गई है, सेम वही सिचुएशन, बस इसका रिवर्स कर दिया है। ये सरफेस है और ये था इसका नॉर्मल वेक्टर, ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। और जो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, दैट इज बी। तो जो थीटा है इन दोनों के बीच में वो क्या हो गया, दैट इज 90। थीटा क्या हो गया दोनों के बीच में, दैट इज 90 डिग्री। और जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कहता है वो बी एस कोस थीटा, क्या होता है, बी एस कोस थीटा। और कोस थीटा कितना हमारे पास 90 है, और कोस 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, दैट इज 0। कोस 90 0। अगर ये 0 है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा इस केस में वो कितना आएगा, दैट इज 0। मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल होगी सरफेस के, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स 0 आएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम आएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।